तो इस कहानी की शुरुआत होती है वो सॉन्ग से। एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान जिसके दिमाग में भी हर इंसान की तरह अमीर होने का ख्वाब था, पर इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ चाहता। टाइम चल रहा था 2021 का। प्रॉपर्टी के रेट्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे। इस टाइम उसके जहन में एक प्लान आता है कि क्यों ना वो अपना घर बेचकर और कुछ लोन लेकर एक हाई फाई बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले ले, जिसके बाकी पैसे वो अपनी जॉब के जरिए उतारता रहेगा और जब तक उस अपार्टमेंट की पेमेंट क्लियर नहीं होगी वो खुद भी वहाँ रह लेगा और उसके बाद वो उस अपार्टमेंट को महंगे दामों किराए पर दे देगा। इस तरह लगभग उसकी सैलरी की अमाउंट जितनी अमाउंट भी इस अपार्टमेंट के रेंट से आती रहेगी, उसका खर्चा चलता रहेगा और साथ ही में उसका बहुत ही महंगा एसेट पे बन जाएगा, तकरीबन 1.1 बिलियन यॉन का। अगर प्रॉपर्टी के रेट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो अपार्टमेंट का रेट लगभग 1.1 बिलियन यॉन से बढ़कर 5 बिलियन यॉन तक पहुंच जाएगा और फिर वो तब अच्छे प्रॉफिट पर बेचकर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेगा और अपनी लाइफ भी अच्छी स्टार्ट कर लेगा। यही सोचते हुए वो जल्दी से एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीद लेता है जिसके रेट्स हर घंटे बाद बढ़ रहे थे। डाउन पेमेंट के लिए उसने अपना घर बेच दिया था, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी, पर बाकी EMIs अभी उसे देनी थी। इस अपार्टमेंट को खरीदते ही जैसे उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब क्योंकि उसने एक हाई फाई बिल्डिंग में अपार्टमेंट लिया था तो खुद भी हाई फाई लोगों में ही काउंट होने लगा और जल्द ही उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत आइडियल चल रहा था, लेकिन दरमियान में कोविड आ गया और कोरोना में जहां बहुत सारे बिजनेसेस क्रैश हुए, वहीं पर इन बिल्डिंग्स की और इन अपार्टमेंट्स की कीमतें भी गिरने लगी। टाइम आ गया 2024 का। पता चला कि वो सॉन्ग ने जो अपार्टमेंट खरीदा था उसकी भी कीमत गिरकर सिर्फ 800 मिलियन यॉन की रह गई, जिसे उसने एक्चुअल प्राइस 1.1 बिलियन यॉन मिल गया था और अभी भी वो उसकी EMIs उतारने में स्ट्रगल कर रहा था। पूरी सैलरी तो उसकी EMI में ही चली जाती थी। अपनी जरूरत की चीजों के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। एक टाइम का खाना वो 3 टाइम में स्प्लिट करके खाता था, यहाँ तक कि वो घर में फैन और लाइट तक नहीं चलाता था ताकि बिल ना आ जाए। चार्जिंग लाइट्स और चार्जिंग फैन ले लिए थे उसने, जिन्हें भी वो चुपके से अपनी ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके लाता था और कभी कभार तो खाना भी ऑफिस की ही कैंटीन से चुरा लिया करता था। जिस तरह इस अपार्टमेंट को खरीदने से वो सॉन्ग की लाइफ में एक बड़ा चेंज आया था, वैसे ही इसकी कीमतें गिरने से भी बहुत ही बुरा और बड़ा चेंज आया। उसकी एंगेजमेंट दोबारा टूट गई और हर तरह से उसका मुश्किल टाइम शुरू हो गया। और इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी, उसे हर वक्त इस अपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन की आवाजें आती रहती थी। उसे लगता था कि ये जरूर ऊपर वाले अपार्टमेंट से आ रही हैं, इसीलिए एक दिन वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाकर शिकायत भी करता है, पर वो आदमी उसे यकीन दिलवाता है कि ये आवाजें उसके अपार्टमेंट से नहीं आ रही थी। अब तो इन आवाजों से वो सॉन्ग के नेबर भी तंग आने लगे थे। वो भी बार बार उसके घर के बाहर नोट लगा कर जाते हैं कि प्लीज अपने घर से आने वाली आवाजों को बंद करो, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब वो सोचता है कि वो इन आवाजों के लिए इस बिल्डिंग की ऑनर से जाकर बात करेगा। वो बिल्डिंग के ऑनर को बताता है कि उसके अपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन की आवाजें आती हैं, इतनी ज्यादा कि वो खुद भी सो नहीं पाता और उल्टा पूरी बिल्डिंग वाले भी उसके लिए कंप्लेन करते हैं। वो खुद भी कई मर्तबा मेंटेनेंस सेक्टर में कंप्लेन कर चुका है, पर कोई भी उसकी कंप्लेन पर एक्शन नहीं लेता। इन्हों उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि वो आवाजें तुम्हारे अपार्टमेंट में से नहीं आती, ये बिल्डिंग में होने वाले एक कंस्ट्रक्शन इशू की वजह से है। मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं इसे ठीक कर लूंगी। वो सॉन्ग उससे कहता भी है कि मैं आपको 2 महीने का कैसे टाइम दे दूं, मैंने इतना महंगा अपार्टमेंट खरीदा है, तकलीफ सहने के लिए तो नहीं, एक रात भी मैं यहाँ पर नहीं सोया। पर तभी इन्हों उसके सामने पैसों से भरा हुआ एनवेलप रख देती है और कहती है बस सिर्फ 2 महीने। और पैसे देखते ही वो सॉन्ग भी खामोश हो जाता है। पैसों की तो वैसे ही बहुत तंगी चल रही थी। जाकर सबसे पहले वो इन पैसों से बहुत सारा खाना लेता है और पेट भरकर खाना खाता है। वो सॉन्ग अगले दिन काफी फ्रेश माइंड से ऑफिस गया था, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुमने काफी बेवकूफी की है अपना सारा पैसा एक ही बिल्डिंग में लगाकर। अगर तुम मशवरा करते या मेरी बात मानते, अपना पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते तो अब तक तुम्हें 700 से 800% तक का रिटर्न मिल जाता। वो सॉन्ग के दोस्त को क्रिप्टो का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो सॉन्ग से कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो लगभग 6 या 7 दिन बाद ही तुम्हें बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। पर वो सॉन्ग उसे कहता है, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसका दोस्त उसे कहता है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तुम्हें बस 85 मिलियन यॉन कहीं से इकट्ठे करनी है और मैं कह रहा हूँ ना, एक मर्तबा तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हारा सारा कर्जा एक ही झटके में खत्म हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। एकदम से जादुई तौर पर उसकी टेंशन्स दूर हो रही थी। वो भी फैसला कर लेता है कि वो पैसों का अरेंज करेगा, चाहे उसे अपना अपार्टमेंट गिरवी रखना पड़े। वो इन्वेस्ट कर देता है और उसके दोस्त के कहने के मुताबिक उसे चंद मिनट बाद से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। वो सॉन्ग की जिंदगी में दोबारा से खुशियां लौटाती हैं
4-5 दिन तो वो ऑफिस पे नहीं जाता, क्योंकि हर टाइम वो बैठा हुआ अपने मोबाइल और लैपटॉप पर बस अपना प्रॉफिट जो देख रहा था। वो सॉन्ग के दोस्त ने उससे कहा था कि बस तुम्हें 6 दिन का वेट करना होगा। 6 दिन के इंतजार में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, और उसकी इन हरकतों को देखकर बाहर वाले लोगों को लगने लगा कि वो सॉन्ग जानबूझकर नेबर्स को तंग कर रहा है शोर करके, और ऐसा करके उसे खुशी मिल रही है। इसीलिए नेबर्स मिलकर उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं। पुलिस को देखकर वो सॉन्ग घबरा जाता है और सबको यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि ये आवाजें वो नहीं कर रहा। वो पुलिस को कहता है आप चाहे तो मेरा अपार्टमेंट चेक भी कर सकते हैं। इतनी देर में यहाँ पर इस बिल्डिंग की ऑनर अनहू भी आ जाती है और सभी लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो सॉन्ग तो खुद बहुत ज्यादा तंगी में है, ये आवाजें उसकी तरफ से नहीं है। पर सोसाइटी के लोग उसकी भी बात नहीं सुनते और पुलिस को फोर्स करते हैं कि वो सॉन्ग का घर चेक किया जाए। उसे यकीन था कि ये आवाजें उसके घर से नहीं आ रही होंगी, पर घर को चेक करने पर पता चला कि वो सॉन्ग के घर में एक ऐसा सीक्रेट रूम था जिसका वो सॉन्ग को खुद भी नहीं पता था, और उसके अंदर एक फोन को एक बहुत ही लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट किया गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग में शोर हो रहा था। वो 4 साल से बिल्डिंग में रह रहा था, ये शोर खुद भी बर्दाश्त कर रहा था, उसे क्यों नहीं पता चला। वो गुस्से से पागल हो गया और पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए। 2 दिन बाद उसे अपने क्रिप्टो से पैसे भी निकालने थे और वो दिन भी आ चुका था। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, सजा भी ज्यादा सह लूंगा, बस 1 मिनट में मुझे घर जाने दें, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वापस आ जाऊंगा। पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और ऐसे उसने कर्ज लेकर जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था वहाँ पर भी उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो सॉन्ग पहले बहुत बड़े कर्ज में था, ये कर्ज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो यहाँ से वॉशरूम में जाने का बहाना बनाता है। पुलिस वाले जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वो पुलिस के कैबिन से अपना फोन निकालता है और पुलिस वालों के ही एक ऑफिस में जाकर वहाँ का रूम लॉक कर लेता है और जल्दी से कंप्यूटर ऑन करने लग जाता है। उसे जल्दी से अपना क्रिप्टो अकाउंट ऑन करके अपनी ट्रेड को क्लोज करना था। इससे पहले वो कर पाता, पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसे खींचने लगते हैं, पर वो सॉन्ग किसी की नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले टीजर गन से उसके हाथ पर करंट पे लगा देते हैं और वो दर्द के बावजूद बस एक क्लिक करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही पुलिस वाले ने कंप्यूटर बंद कर दिया। करंट के दर्द और इस सारे सदमे से वो सॉन्ग बेहोश हो गया। उसकी लाइफ एक और मर्तबा तबाह हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो पता चला कि उन्हों उसकी बेल करवाने के लिए आई थी। ये साबित हो गया था कि बिल्डिंग में वो शोर जो था वो सॉन्ग की वजह से नहीं हो रहा था। जो लड़की बार बार आकर वो सॉन्ग के घर पर वो नोट्स चिपका रही थी, उसी का हस्बैंड इस सब में इन्वॉल्व था। वो सॉन्ग टूटा हुआ घर वापस आया तो देखा कि पीछे से लोगों ने उसका पूरा घर तहस नहस कर दिया था। वो सॉन्ग टूट गया, उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। जॉब भी चली गई थी, रिस्पेक्ट भी चली गई थी, ये अपार्टमेंट जिसके लिए उसने इतनी मुश्किलें सही थी वो भी उसके हाथ से चला गया था, क्योंकि कर्जा लेकर उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था। उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो इस जिंदगी का भी क्या फायदा था। वो सुसाइड नोट लिखने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। वो अपनी माँ के लिए जिंदा रहने का डिसाइड करता है और जिंदगी के इन मुश्किलों से भी लड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपना फोन ऑन करने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाली लड़ाई में उसका फोन टूट चुका था और तभी उसे अपने अपार्टमेंट में एक और फोन दिखाई देता है। ये वही फोन था जिसके जरिए बिल्डिंग में शोर किया जा रहा था। वो उसे खोलना चाहता था, पर पासवर्ड उसे मालूम नहीं था। फोन में वाईफाई सिग्नल्स भी आ रहे थे और वो चेक करने लगा कि आखिर ये सिग्नल्स आ कहां से रहे हैं। पता चला कि ये सिग्नल उसके अपार्टमेंट के ठीक ऊपर वाले अपार्टमेंट से आ रहे थे। ये जिन्हू का घर था जिसने वो सॉन्ग को पुलिस में अरेस्ट करवाने पर बहुत ज्यादा फोर्स किया था। वो जिन्हू का दरवाजा नॉक करता है और वाईफाई का पासवर्ड पूछता है, पर जिन्हू इनकार कर देता है कि मेरे घर तो वाईफाई है ही नहीं। हकीकत तो वो सॉन्ग जानता था। वो सॉन्ग समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और जरूर जिन्हू ही उसे किसी चीज के लिए फंसाना चाह रहा है। उसे सच्चाई का पता तो चलाना था कि जिन्हू आखिर चाहता क्या है। इसलिए एक दिन जिन्हू के घर से जाते ही चुपके से जिन्हू के घर के अंदर घुस आता है और उसके घर में वाईफाई भी देख लेता है। ये तो कुछ भी नहीं था। पूरे अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हुए जो चीजें उसने देखी उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आया। यहाँ पर पूरा सर्वेलेंस सेटअप लगाया गया था। पूरी बिल्डिंग के लोगों पर जिन्हू नजर रख रहा था और ये सब करके वो चाहता क्या था आखिर। वो सॉन्ग एक दूसरे रूम में भी गया था जहाँ पर पूरे अपार्टमेंट के लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी और साफ पता चल रहा था कि वो अपार्टमेंट के लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहा था और सबसे ज्यादा डाटा उसने उन्हों के बारे में, यानी इस बिल्डिंग की ऑनर के बारे में इकट्ठा किया हुआ था। वो दोबारा सर्वेलेंस सिस्टम में जाता है तो देखता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी कनेक्ट किए हुए थे जो पूरी बिल्डिंग में शोर कर रहे थे। ये शोर जिन्हू ही करता था,
पर इस शोर के बदले उसने आखिर वो सॉन्ग को क्यों फंसाया था और आखिर वो ये शोर करना भी क्यों चाहता है। उसे बिल्कुल ये बातें समझ नहीं आती। खैर वो जाने से पहले पूरे घर की पिक्चर्स ले लेकर सबूत इकट्ठे कर लेता है। इससे पहले कि अब वो बाहर निकल जाता, जिन्हों दरवाजा खोलकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो सॉन्ग के पास कोई और रास्ता तो बचा नहीं था। वो वहीं एक कैबिन के अंदर छुप गया। उसने रात होने तक का इंतजार किया, जब तक जिन्हों सो नहीं गया और अपार्टमेंट से आवाजें आना बंद नहीं हो गई। वो सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जिन्हों को मारना चाहता था, पर इससे पहले कि वो मार देता, जिन्हों के घर पर कोई आ जाता है। बेल रिंग होती है तो वो सॉन्ग अपने आप को बचाने के लिए दोबारा उसके बेड के नीचे छुप जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर वही औरत आई थी जो वो सॉन्ग के घर के बाहर नोट्स चिपकाया करती थी, और वो भी जिन्हों के साथ मिली हुई थी पैसों के लिए। वो औरत वो सॉन्ग के वापस आने के बाद काफी ज्यादा डर चुकी थी और जिन्हों को बचाने के लिए उसने अपने हस्बैंड को भी जेल भेज दिया था, और अब वो ऐसे किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहती थी। वो जिन्हों से कहती है मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करूंगी, पर जिन्हों यहाँ पर उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन और। जिन्हों क्योंकि उस औरत की फीलिंग्स नहीं समझ रहा था, बात नहीं समझ रहा था और उसे पैसे से खरीदना चाह रहा था। इन सारी बातों की वजह से उस औरत को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जाकर उसके रूम में मौजूद सारी कैसेट्स को तोड़ने लग जाती है। उसकी इस हरकत से जिन्हों को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पास पड़ा एक हथौड़ा उठाकर उसके सर में मारकर उस औरत का मर्डर कर देता है। और ये सारी चीजें वो सॉन्ग अपनी आंखों से देखता है। उसको मारते ही जिन्हों के पास किसी का कॉल आता है और जिन्हों यहाँ से निकल जाता है। मौका पाते ही वो सॉन्ग भी इस अपार्टमेंट से निकलने की कोशिश करता है, पर जिन्हों तो अभी अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा था और वो सॉन्ग को देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। वो उसे कहता है मैं पहले से ही जानता था कि तुम मेरे घर पर हो। ये सुनकर तो वो सॉन्ग की जान निकल गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन्हों उस औरत की तरह अब उसे भी मार देगा। पर मरने से पहले वो आखिरी मर्तबा कुछ सवाल करना चाहता था। वो जिन्हों से पूछता है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे क्यों फंसाया था। जिन्हों बताता है असल में मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और कहानी की तलाश कर रहा था। तुमसे ज्यादा अच्छी कहानी मुझे कहाँ मिलती। एक पागल आदमी जिसने अपना घर बेचा, जॉब की तो सारे पैसे भी अपार्टमेंट पे ही लगाता गया और फिर वो एक झूठे इल्जाम में पकड़ा गया। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ करके तुम्हारी कहानी लिखना चाहता था और फिर उस कहानी को मैं सारे न्यूज चैनल्स को बेच देता, जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते और इस बिल्डिंग की कीमतें और भी ज्यादा गिर जाती और सबसे ज्यादा नुकसान होता उन्हों का, जो कि इस बिल्डिंग की मालिक है। मुसोंग को फिर दोबारा समझ नहीं आती। वो कहता है कि तुम इस बिल्डिंग की कीमतें गिराकर करना क्या चाहते हो। वो कहता है उन्हों से मुझे इसलिए मसला है क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी सारी खराबियां की, इन अपार्टमेंट्स की कीमत गिरने लगी और तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमेशा इन अपार्टमेंट्स की दीवारों से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आती थी, लेकिन वो आवाजें इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उसके बारे में कंप्लेन की जाती। इसीलिए मैंने ये आवाजों वाला सेटअप लगाया ताकि ज्यादा लोग डिस्टर्ब हों और ज्यादा लोग कंप्लेन करें। वो सोंग रोते हुए उससे कहता है अरे तो मैंने ये सब तो नहीं किया था, मुझे भी तो तुम्हारी ही तरह नुकसान हुआ है, या कह लो तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारी दुश्मनी उन्हों के साथ थी, उसे फंसाती, मुझे क्यों फंसा दिया। वो कहता है बताया तो है मैंने, उन्हों से बदला तो मुझे चाहिए ही था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जरूरत एक कहानी की थी जिसे पेश करके मैं मशहूर हो जाता, और मुझे तुमसे अच्छी कहानी कोई लगी ही नहीं। पर अब मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए कहानी नहीं रहे। ये कहते ही वो सोंग के ऊपर हमला कर देता है, पर वो सोंग उससे कहता है अरे नहीं मारो मुझे, देखो मेरे पास एक प्लान है अगर तुम उन्हों से बदला लेना चाहते हो। जिन्हों रुककर कहता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। वो सोंग जवाब देता है कि मुझे बस अपना घर बचाना है, अपना नुकसान पूरा करना है। पर जिन्हों तो अभी उस पर एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सोंग उससे कहता है देखो मैंने अभी अभी देखा है कि तुमने एक औरत का मर्डर किया है, मैं चाहूँ तो जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें फांसी की सजा दिलवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारा एतबार जीतने के लिए, बल्कि मैं इस लाश को तुम्हारे साथ मिलकर ठिकाने भी लगाऊंगा। इन सारी बातों के बाद जिन्हों को थोड़ा थोड़ा वो सोंग पर यकीन तो होने लगा था, पर वो कहता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही मर्डर करूंगा। वो सोंग से कहता है बेफिक्र रहो, और यहाँ पे ये दोनों पार्टनर्स इन क्राइम बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों चाहते हैं इन्हों के पेंट हाउस के अंदर, और जाते ही उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जिन्हों से कहता है तुम्हें मैं याद हूँ ना हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छे से याद भी हो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता भी हूँ। तुम एक पहले लॉयर हुआ करती थी, फिर इस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गई और तुमने बहुत करप्शन कर करके बहुत सा पैसा भी कमा लिया। मैंने तुम्हारे करप्शन के सारे सबूत इकट्ठे किए थे, इस बिल्डिंग में होने वाले सारे कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स की भी रिपोर्ट्स थी मेरे पास, मैंने न्यूज चैनल को दे भी दी, लेकिन तुमने मुझे ही निकलवा दिया। अपने सोर्सेज का यूज करते हुए तुमने वो न्यूज चलने ही नहीं दी और फिर इन अपार्टमेंट्स को इनके रेट से डबल करके बेचा। जिन्हों बताता है
कि उस दिन से मुझे तुमसे नफरत होना शुरू हुई थी और फिर मैंने तुम्हें बर्बाद करने की ठान ली थी। तभी मैंने ये अपार्टमेंट लिया और तब से ही मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। उन्हों साफ इनकार कर देती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। पर जिन्हों उसकी एक नहीं सुनता और कहता है जाकर अपनी अकाउंट बुक ला कर दो मुझे। उन्हों कहती है मुझे अकाउंट बुक का नहीं पता, ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड संभालते हैं और उन्हीं को पता होगी। अब जिन्हों गुस्से में उसके जख्मी हस्बैंड को घसीटते हुए बाहर ले जाता है, उससे लॉकर खुलवाता है, लेकिन लॉकर में कोई अकाउंट बुक उसे नहीं मिलती। इस टाइम पर वो सॉन्ग इन्हों के सामने खड़ा हुआ था। इन्हों उससे कहते हैं मैं जानती हूँ कि तुम वो सॉन्ग हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर अगर तुम मेरी आज मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी और ये अपार्टमेंट भी पूरा तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारा सारा कर्जा खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वो सॉन्ग उससे कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जिन्होंने नीचे एक औरत को मार दिया है और वो मुझे भी मारना चाहता है, तुम्हें तो वो मार ही देगा। इन्हों उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरे हाथ खोलो और अंदर जाओ ऑफिस में, वहाँ पर मेरी पिस्टल है, तुम उसका इस्तेमाल कर लो अपने बचाव के लिए और जिन्हों को मारने के लिए। इन्हों की बात मानते हुए वो सॉन्ग जल्दी से जाकर ऑफिस से गन निकाल लेता है और गन तान देता है जिन्हों के ऊपर। जिन्हों उसे देख लेता है और इसके दिए धोखे पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे ही पकड़कर मारने लगता है। बेचारे वो सॉन्ग के हाथ से गन गिर जाती है और इससे पहले कि जिन्हों उसे पूरी तरह मार देता, पीछे से इन्हों आकर वो गन उठा लेती है। वो ये गोली जिन्हों के ऊपर चला देती है, पर पता चलता है कि इससे जिन्हों ने मरना नहीं था, ये खास किस्म की पिस्टल थी जिसके अंदर से बस बेहोश होने वाली गैस निकलनी थी और इस गैस को सूंघकर जिन्हों बेहोश हो जाता है। इन्हों और उसके हस्बैंड तो ये बात जानते थे, इसलिए दोनों ने नाक ढक लिया था और वो सॉन्ग भी सबसे छुप कर नाक ढक लेता है ताकि उन्हें कोई शक ना हो। अब इन्हों अपने हस्बैंड से कहते हैं कि तुम जिन्हों को मार दो। वो आदमी खुद भी बेचारा जख्मी था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है जिन्हों को मारने के लिए और आखिर उसे मारकर खुद भी मर जाता है। वो सॉन्ग ये सब कुछ देखकर हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ भी करता, पीछे से इन्हों आकर उसे हॉकी से मारने लग जाती है। वो सॉन्ग जब बिल्कुल मरने की स्टेज पर आ जाता है तो वो उससे कहती है मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। चीप गरीब लोग अमीर बनने की लालच में ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट ले लेते हो, एलीट क्लास की बराबरी करने की कोशिश करते हो और सारी सोसाइटी में गंद फैला देते हो। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से। देखो अकाउंट बुक ढूंढ रहे थे ना, ये शेल्फ पे रखी हुई थी और तुम्हें नहीं मिली। वो अपने किए गए सारे गुनाह एक एक करके वो सॉन्ग के सामने बताती रही कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसे पता था कि वो सॉन्ग जिंदा तो बचने वाला है नहीं और कौन जाके बताएगा ये सारी बातें पुलिस और मीडिया को। ये सारी बातें बताने के बाद वो दोबारा से अपनी हॉकी उठा लेती है वो सॉन्ग के सर पर मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से जिन्हों उठकर उसका गला पकड़ लेता है और यहाँ रिवील होता है कि वो अभी मरा नहीं था, बस मरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि इन्हों सारी चीजें खुद बोल दे। गला दबाकर अब वो इन्हों को पूरी तरह से मार देता है। इस टाइम पर जिन्हों की अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो सॉन्ग से कहता है ये अकाउंट बुक उठाओ और जाकर किसी भी मीडिया हाउस में दे देना ताकि इस बिल्डिंग के बारे में एक एक सबूत सबके सामने आ जाए। वो सॉन्ग भी उठकर उस बुक को उठाता है और इसी बुक के अंदर उसे वो पेज भी मिल जाता है जिसमें सबूत था कि उसने अपना अपार्टमेंट गिरवी रखा हुआ है। ये देखते हुए वो किचन की तरफ बढ़ने लग जाता है और जिन्हों कंफ्यूज होकर उससे पूछता है क्या करना चाह रहे हो तुम। तब वो सॉन्ग उससे कहता है अब और मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचूंगा। ये कहते हुए वो माइक्रोवेव के अंदर वो अकाउंट बुक और अपने कर्जे के सबूत दोनों फेंक देता है, जिसके बाद वो यहाँ की गैस चलाकर माइक्रोवेव ऑन करके इस घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में ये अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है और वो सॉन्ग चुप करके तमाशा देखता रहता है। इस पेंट हाउस के जलते ही वो सॉन्ग के खिलाफ सारे सबूत मिट गए थे कि उसने जिन्हों का किसी क्राइम में साथ दिया था या फिर उसने कर्जा भी लिया था। जिसके बाद वो एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव चलता है और पुलिस के पास जाकर वो सारे सबूत पुलिस को दे देता है जो उसने जिन्हों के घर से इकट्ठे किए थे, जबकि वो बिल्डिंग के बारे में कोई भी बात पुलिस को नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बिल्डिंग के बारे में कोई भी बात बताई तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा और उनके अपार्टमेंट के रेट दोबारा से गिरना शुरू हो जाएंगे। अब न्यूज़ में यही खबर चलती है कि इस बिल्डिंग में कोई भी मसला नहीं था, बस जिन्हों नाम का एक इंसान इस बिल्डिंग की ऑनर की दुश्मनी में इसका नाम खराब कर रहा था। बस ये खबर आते ही बिल्डिंग के रेट्स दोबारा बढ़ने लग जाते हैं और वो सॉन्ग की मुश्किलें दोबारा से हल होने लग जाती हैं। जिसके बाद खुश होकर वो सॉन्ग अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। अभी भी उसके अपार्टमेंट में से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। वो जानता था कि ये कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है और ये कभी भी बंद नहीं होंगी, लेकिन उसे तो परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस अब इसे बेचना था और यहाँ से चले जाना था। और बस इसी तरह उसकी बहादुरी और जहानत की इस खत्म होती कहानी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।